तो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चिल्ड्रन ऑफ द शिंजी फैमिली के एपिसोड नंबर 2 को। तो चलो बिना किसी देर के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि जो कोतोनो है उसने आराता को पीछे से पकड़ लिया था, वो भी बाथरूम में, जो देखने के बाद आराता की एकदम फट जाती है। दूसरी तरफ ओका जब सिबलिंग मैरिज के बारे में सुनती है तब उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये काफी ज्यादा ग्रोस है। जिसपे शियोन बताने लग जाता है कि कैसे वो बस एग्जाम्पल दे रहा था, एंड वैसे भी जो सिबलिंग्स के बीच में मैरिज है वो लीगल नहीं है। उसके बाद शियोन काफी ज्यादा उल्टी सीधी बातें करने लग जाता है, जिसको सुनने के बाद ओका को एकदम चिल्स आ जाते हैं। वो बोलने लग जाती है कि कैसे आराता उसको काफी गंदी नजर से देख रहा था, एंड ऊपर से उसने मेरे कपड़ों पे भी कमेंट किया था, एंड इस चीज पे शियोन के पास भी कोई भी जवाब नहीं था। एंड तभी ओका पूछने लग जाती है कि आराता एंड कोतोनो के बीच में गेमिंग रूम में आखिर क्या हुआ था, बिकॉज उसने जितना देखा है उसमें आराता कोतोनो को एकदम पिन डाउन करके रखा था। शियोन बताने लग जाता है कि कैसे उसको पूरी स्टोरी तो पता है, पर लेकिन आराता ने उसको किसी को भी बताने के लिए मना किया है। जिसपे ओका ये बताने लग जाती है कि हमने ये स्टोरी बना दी है कि जो आराता है उसका लस्ट कुछ ज्यादा ही ओवरफ्लो हो गया था, एंड इस वजह से वो अपनी सिस्टर पे ही मूव्स लगाने लगा था। पर आई एम श्योर इसके पीछे और भी बैक स्टोरी है। एंड ये सुनने के बाद शियोन अब कुछ बोल नहीं पाता, एंड फिर इन द एंड वो पूरी स्टोरी सुना देता है, जहाँ पे कोतोनो ने आराता से अपना लव कन्फेस किया था, एंड उसके बाद जबरदस्ती उसको ही अपने ऊपर पकड़ लिया था। ये चीज सुनने के बाद ओका कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाती है, एंड जोर जोर से बोलने लग जाती है। शियोन उसको शांत करवाता है एंड बताने लग जाता है कि आराता ने उसको ऑफकोर्स मना कर दिया। ये चीजें सुनने के बाद ओका को बिल्कुल ही यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि जो कोतोनो है वो आराता को पसंद करेगी। शियोन बताने लग जाता है कि कैसे जो बच्चे हैं वो उस एज में रिस्पेक्ट को लव समझ लेते हैं। जो सुन के ओका बोलने लग जाती है, तुम बस उससे 1 साल बड़ी हो, ज्यादा बकवास मत करो। एंड ये सुन के शियोन अब क्या ही बोल सकता था। पर लेकिन रियल प्रॉब्लम यह है कि कोतोना को यह पता चल चुका है कि वो लोग रियल सिबलिंग्स नहीं है, तो अब पता नहीं वो क्या करेगी। दूसरी तरफ हमें कोतोना को दिखाया जाता है जो कि वापस से अपना कन्फेशन करती है, पर लेकिन आराता उसको मना करने लग जाता है। जो सुन के कोतोना पूछने लग जाती है कि आखिर क्यों, क्या मैं एक बुरी लड़की हूँ? एंड मैंने इसमें रिसर्च भी किया, जो स्टेप सिबलिंग्स है वो आपस में शादी भी कर सकते हैं। जिसपे आराता बताने लग जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम काफी ज्यादा अच्छी हो, पर सच्चाई यह है कि प्यूबर्टी के दौरान तुम्हारे एज के जो बच्चे हैं वो रिस्पेक्ट को लव समझ लेते हैं। भले ही हम लोग ब्लड रिलेटेड नहीं है, पर लेकिन मैं तुम्हारा फिर भी बड़ा भाई हूँ, एंड ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ। एंड ये कहने के बाद वो वहां से निकल लेता है। एंड दूसरी तरफ को तो ना सोचने लग जाती है, काश मेरे को कोई ये बता दे कि ये जो प्यूबर्टी है वो कब तक चलने वाली है। तभी हमें बाथरूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उन सब की ये बात है एक तीसरे बंदे ने भी सुन लिया है। दूसरी तरफ हमें उनके डैड का सीन दिखाया जाता है, जो कि उनके मदर के फोटो के सामने बोलने लग जाते हैं कि कैसे उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है, पर लेकिन तभी वहां पे बानरी आ जाती है। दूसरी तरफ जो आराता है वो जैसे ही अपने रूम में जाता है, वहां पे उसको सेहा मिलती है। वो पूछने लग जाता है कि आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो? जिसपे सेहा पूछने लग जाती है कि आखिर तुम गए कहाँ पे थे? ये सुनते ही आराता घबरा जाता है एंड बताता है कि वो जस्ट घूम रहा था, लेकिन सेहा को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। पर लेकिन आराता उससे पूछने लग जाता है कि लेकिन तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? ये सबसे जरूरी बात है अभी के लिए। लेकिन सेहा उसका जवाब नहीं देती एंड बोलने लग जाती है, हम सब में से तुम्हारा जो रूम है वो सबसे ज्यादा छोटा है, पर लेकिन स्टिल दिखने में ये सबसे ज्यादा बड़ा लगता है। क्या तुम्हें याद है 10 साल की उम्र में ओका से स्टोन पेपर सीजन में हारने के बाद तुम्हें सबसे छोटा रूम मिला था? लेकिन आराता को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जो सेहा है वो उसके रूम में क्यों आई है। लेकिन तभी जो स्नेहा है वो एकदम से उसके सामने जाती है एंड उसको नीचे पटकते हुए एकदम से उसके ऊपर बैठ जाती है। ये देखने के बाद आराता की एकदम फट जाती है। वो बोलने लग जाता है कि आखिर तुम कर क्या रही हो? सेहा बोलने लग जाती है कि ये हमारा टॉप सीक्रेट होने वाला है, एंड फिर वो एकदम से आराता से चिपक जाती है। आराता सोचने लग जाता है कि कोतोनो के बाद अब ये लड़की अब ये क्यों पागल हो रही है? लेकिन तभी सेहा बोलने लग जाती है कि किससे तुम्हारे अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है। एंड ये सुनने के बाद आराता हैरान हो जाता है एंड स्नेहा सच्चाई बताती है कि उसने उन दोनों को बाथरूम में देख लिया था, एंड वो करंटली बस आराता का टेस्ट ले रही थी ताकि वो कोतोनो के साथ कुछ उल्टा सीधा हरकत ना कर दे। एंड ये सुनने के बाद आराता की एकदम फट जाती है एंड वो पूछने लग जाता है कि आखिर तुमने कितना देख लिया? जिसपे स्नेहा का जवाब एकदम स्ट्रेट था, उसने पूरा देख लिया। एंड फिर वो आराता की कही हुई बातों को भी रिपीट करने लग जाती है एंड बताती है कि मैं नहीं चाहती कि हम भाई बहनों का जो रिश्ता है वो खराब हो जाए। आराता भी समझ जाता है कि वो बस अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, पर लेकिन एटलीस्ट इसका कोई अच्छा रास्ता भी होता। तभी सेहा बताने लग जाती है, क्या तुम्हें पता है हमारे कंट्री में सिबलिंग मैरिज इलीगल है। इसके प्राइमरी रीजंस में से एक है सोशल कस्टम, साथ ही साथ बायोलॉजिकल फैक्टर्स से भी अगर देखा जाए तब सेम सिबलिंग से जो बच्चा होता है उसके कमजोर पैदा होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, जिसके कारण क्लोज रिलेटिव्स में शादी करना मना है। एंड जब से डैड ने उनको ये बताया है कि वो लोग सिबलिंग्स नहीं है, तब उनको ये देखना होगा कि जो कोतोना है वो कब तक वर्ड से मानेगी। एंड यहीं अगर हम दोनों के फैक्टर से देखें तब फिजिकल रिलेशन पॉसिबल है, बिकॉज हम लोग ब्लड रिलेटेड नहीं है। उसकी बातों को सुनने के बाद आराता तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, पर लेकिन तभी से यहाँ बताने लग जाती है कि एटलीस्ट एक चीज तो सही है कि तुम नॉर्मल एक्ट कर रहे हो। एंड ये बोलते हुए वो वहां से चली जाती है। एंड इतना सब हो जाने के बाद आराता इन सभी चीजों के बारे में सोचने लग जाता है, क्योंकि काफी कुछ हो गया एक दिन में ही। 16 साल से वो लोग भाई बहन की तरह रह रहे थे, पर लेकिन अचानक से उनको ये पता चल रहा है कि वो लोग ब्लड रिलेटेड नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आराता के मन से अब तक वो सभी बातें निकली नहीं थी एंड वो इसी के बारे में सोचे जा रहा था। फिर वो रेडी होकर स्कूल के लिए निकलने वाला था, लेकिन उसे दिखता है कि जो बानरी है उसने
उसने कोतोना को अपने साथ अपना नर्सिंग होम का ड्रेस पहना दिया था। साथ ही साथ वो आराता को टीज भी करने लग जाती है, जो सुनने के बाद आराता गुस्सा करने लग जाता है एंड यहाँ पे बानरी रोने लग जाती है। थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद वो लोग निकल लेते हैं स्कूल के लिए, जहाँ पे आराता एंड शियोन बात करने लग जाते हैं कि कैसे पिछला दिन इतना सब कुछ हो गया पर लेकिन स्टिल उनकी जो बहन है वो एकदम नॉर्मल एक्ट कर रही है, जैसा कि कुछ हुआ ही ना हो। एंड दूसरी तरफ जो लोग हैं वो भी उनको हमेशा की तरह देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं। शियोन बताने लग जाते हैं कि कैसे किसी को भी ये आइडिया नहीं है कि वो लोग रियल सिबलिंग्स नहीं है, एंड अगर इनको पता चल गया तो पता नहीं इनका रिएक्शन कैसा होगा। उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी भाई बहनों का जो दिन है वो एकदम नॉर्मल तरीके से जाता है। एंड फिर हमें स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आराता एकदम से वहां से निकलने वाला था, लेकिन इस दौरान भी उसके मन में वही सब चीजें चल रही थी एंड वो इन सबको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। लेकिन तभी वहां पे मिनामी आ जाती है, जिसको आज काफी टाइम बाद क्लब एक्टिविटीज से छुट्टी मिली है। आराता सोचने लग जाता है कि कैसे जो मिनामी है वो हमेशा की तरह काफी ज्यादा चेयरफुल है एंड उसको देख के ऐसा लगता है कि पिछले दिन कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद वो लोग वहां से निकलने लग जाते हैं, जहाँ पे आराता मिनामी की तारीफ भी करता है एंड मिनामी बताने लग जाती है कि वो बस अपना पैशन फॉलो कर रही है एंड वैसे भी तुम भी काफी ज्यादा अच्छे हो स्पोर्ट्स में। जिस पे आराता बोलने लग जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर लेकिन तभी वहां पे 3 फैन गर्ल्स आ जाती है, वो भी मिनामी की, जो कि मिनामी की भर भर के तारीफ करने लग जाती है एंड साथ ही साथ उसका ऑटोग्राफ भी मांगती है। उनके निकल जाने के बाद आराता काफी ज्यादा हैरान होता है एंड मिनामी बताती है कि कैसे उसने मेन क्लोथ्स में एक बार फोटो ली थी एंड वो जब सर्कुलेट हो गई तब से उसके साथ ये सब इंसिडेंट होते रहते हैं। एंड ये सुनने के बाद आराता एकदम डिप्रेशन में चले जाता है एंड क्योंकि उनके पास कुछ भी करने को नहीं है, इस वजह से आराता बोलने लग जाता है घर जाने की जगह चलो हम लोग कैरियोके चलते हैं। जो सुनकर मिनामी थोड़ा सा घबरा जाती है एंड वो पूरी सच्चाई बताती है कि वो एप्टीट्यूड टेस्ट में फेल हो चुकी है एंड इसी के चलते उसको छुट्टी मिली है क्लब एक्टिविटीज से। आराता बताने लग जाता है कि तुम्हें ये कोई छुट्टी नहीं मिली, तुम्हें सप्लीमेंट्री क्लास करनी चाहिए। फिर वो बताने लग जाता है कि इससे उन सभी भाई बहनों में से जो मिनामी है वो पढ़ाई में सबसे ज्यादा कमजोर है, इवन दो वो स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा आगे है। एंड उसके बाद वो बताता है कि मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग कैरियोके में होते हैं, जहाँ पे आराता उसको पढ़ा रहा था। मिनामी बताने लग जाती है कि कैसे उसको सब समझ आ रहा है, लेकिन जैसे ही आराता उसका टेस्ट लेता है मिनामी एक भी जवाब नहीं दे पाती एंड तभी मिनामी एकदम से गाना शुरू कर देती है एंड उसके जो लिरिक्स है वो काफी ज्यादा फनी थे, बिकॉज वो ये गा रही थी कि उसको कभी भी पढ़ना नहीं है एंड सिर्फ टेनिस ही खेलना है। उसके गाने को सुन के आराता भी हंसने लग जाता है एंड उसको एंजॉय करने लग जाता है। वो सोचता है कि कैसे ये लड़की हर टाइम में कितना केयर फ्री रहती है, इस वजह से इसकी चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है। उनका टाइम खत्म होने के बाद जैसे वो लोग वहां से निकलते हैं, आराता की नजर उसी लड़की पे जाती है जिसको कि वो पसंद करता था एंड वो एकदम से छुप जाता है एंड इस चीज को मिनामी भी नोटिस करती है। वहां से निकल जाने के बाद आराता बोलने लग जाता है तुम्हें पढ़ाई में और ज्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन मिनामी बताने लग जाती है तुम्हें पता है ना कि पिछला दिन कितना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, जिसपे आराता उसका ओपिनियन पूछता है एंड मिनामी बताने लग जाती है कि वो क्यूरियस है कि आखिर उसके रियल पेरेंट्स कौन है। साथ ही साथ उसको अपनी छोटी बहन की भी चिंता हो रही है एंड ऊपर से तुम तो अब मेरे बड़े भाई भी नहीं हो, जिसका सीधा मतलब है कि मैं तुम्हें सेंपाई भी बुला सकती हूँ। एंड ये सुनने के बाद आराता भी हैरान हो जाता है एंड तभी मिनामी बोलने लग जाती है भले ही तुम जिस लड़की को पसंद करती हो उसके पास एक बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो, तुम्हें डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। जो सुन के आराता पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला, एंड मिनामी बताती है कि ओका से। जो सुनने के बाद आराता का दिमाग खराब हो जाता है। उसके बाद मिनामी आराता की थोड़ी बहुत तारीफ भी करती है, लेकिन आराता बोलता है कि घर जाने के बाद उनको पढ़ना भी होगा, जो कि मिनामी के लिए नाइटमेयर की तरह है। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिनामी ओका को केक्स देती है, साथ ही साथ वो उसके एयरपोर्ट्स को भी रिटर्न करती है जो कि उसको वापस से मिल चुके थे एंड वो माफी भी मांगती है। पर लेकिन तभी ओका एयरपोर्ट्स को रिटर्न करती है एंड बोलती है कि इसको वापस से गुम मत करना एंड वो केक्स लेके वहां से निकल लेती है एक साथ खाने के लिए। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो खत्म होता है। तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपने मेरे सेकंड चैनल पे गिबली स्टूडियो के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख ले, लिंक आपके सामने आ रहा होगा। तो बस आज वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए sayonara।